हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। हेलो आज बच्चों। आज हमें प्रवीण सर के साथ। मैं हूं शिवेंदु मिश्रा। और कई बच्चों के मन में बहुत सारे कंफ्यूजन होते हैं जब सर कुछ बच्चे अपनी जर्नी शुरू करते हैं, जी। क्लास सेवेंथ एट्थ नाइन्थ टेंथ में होते हैं और वो क्लास में अच्छा कर रहे होते हैं, स्कूल्स में अच्छा कर रहे होते हैं। तो आप सबके मन में कंफ्यूजन आता है कि ऐसा क्या करें जिससे मैं अपनी पढ़ाई को, अपने एफर्ट्स को और बेटर कर सकूं और लोग मुझे रिकॉग्नाइज कर सकें, और जो मैं आज पढ़ाई कर रहा हूं, जिसके दम पे मैं आज टॉपर बन रहा हूं, इसको सिर्फ और सिर्फ स्कूल तक सीमित ना रखा जाए, इसको हम बाहर लेके जा सके। तो ये जो पॉइंट आता है, तो आप स्कूल्स के अंदर जब होते हैं तो आपके उनमें विचार आते हैं कि आप ओलंपियाड्स दें, लेकिन जनरली सर स्कूल तक पता नहीं प्राइवेट होता सर, ओलंपियाड बहुत पहुंचते सारे हैं। बच्चे ऐसे होते हैं जिनको नहीं पता होता है हाँ, कि अपने अपना जो एफर्ट है उसका सही डायरेक्शन कैसे दें। कैसे दिया जाए। और स्कूल्स के अंदर भी जनरली अगर आप देखेंगे तो एक्सपोजर प्राइवेट ओलंपियाड्स का ज्यादा होता है, हाँ। और जो एक्चुअल ओलंपियाड्स हैं जिसके थ्रू आप इंडियन टीम में जा सकते हैं, वो अलग होते हैं। लेकिन तो पहले मैं एक छोटी सी कहानी आपको समझा देता हूं कि हम लोग आज बात करने वाले हैं कि एनएसई टू इंटरनेशनल ओलंपियाड मतलब आप कैसे इंडियन टीम को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे आप समझो कि जैसे क्रिकेट की अपनी टीम है, वो इंडियन टीम है जो बीसीसीआई बनाती है, लेकिन अब इंडियन टीम में सिलेक्शन कैसे होगा, उसके लिए क्या होता है कि लोकल लेवल पर आपके क्रिकेट बोर्ड्स होते हैं, स्टेट का अपना क्रिकेट बोर्ड होता है, आपके पास अगर आप देखेंगे क्लब्स बने रांची होते हैं क्लब्स छोटे बने छोटे, होते वहां हैं। पर आपको परफॉर्म करना पड़ेगा। यस, तो फिर उसके करस्पॉन्डिंग आप ऊपर उठते जाते हैं। बिल्कुल। तो और हाँ, रणजी भी आता है, जैसे रणजी खेलना हाँ, पड़ता है कई कई बिल्कुल सारे होते हैं। डोमेस्टिक खेलना पड़ेगा आपको डोमेस्टिक पहले। खेलना पड़ेगा, उसके एग्जैक्टली। बाद फिर आप अच्छा परफॉर्म करेंगे तो आप नेशनल टीम में जाके सेलेक्ट होते हैं। तो एक पूरा एग्जैक्टली। एक चैनल होता है जिसके थ्रू आपको गुजरना होता है, और और वो वही चैनल आपको चैनल पता यह होना पता चाहिए। होना चाहिए, तभी आप बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे। तो अगर आपसे कोई पूछे कि यार मुझे सर, मुझे फिजिक्स में बहुत इंटरेस्ट है, मुझे केमिस्ट्री में बहुत इंटरेस्ट है, मुझे मैथ्स में बहुत इंटरेस्ट है, और मैं मैथ्स में इंडिया को रिप्रेजेंट करना चाहता हूं, क्या है वो रास्ता जिससे मैं मैथ्स में इंडिया को रिप्रेजेंट कर पाऊं, तो वो जो थॉट है, हम आज आपको पहले वो थॉट बताने आए हैं कि किस तरीके से, अगर आपके उनमें विचार है कि जैसे एक इंडियन टीम का विचार आता है, तो आप ये सोचते हैं कि मुझे कहीं ना कहीं स्टेट क्लब्स के साथ खेलना पड़ेगा, वहां पर परफॉर्म करेंगे, फिर धीरे धीरे सेलेक्टर जो सेलेक्टर्स होंगे वो उनको देखेंगे, और फर्दर ऑन मैं आईपीएल में भी जाऊंगा और इंडियन टीम में सेलेक्ट हो जाऊंगा। इन द वेरी सिमिलर वे यहां पर भी कुछ बॉडीज बनाई हुई हैं, जो दो प्रोमिनेंट बॉडीज हैं सर, उनका नाम आईएपीटी और एमटीएआई है, जिनको हम लोग बोल देते हैं इंडियन एसोसिएशन ऑफ फिजिक्स टीचर और मैथमेटिकल टीचर एसोसिएशन ऑफ इंडिया। ये दो बॉडीज होती हैं जो प्राइमरली आपके ओलंपियाड्स कंडक्ट करती हैं लोकल लेवल पे, स्कूल के साथ एसोसिएट होके, राइट। जैसे क्लब्स में सब बच्चे खेलने जाते हाँ। हैं, उसी तरीके स्कूल का एसोसिएट होके ये काम करते हैं। फिर देन आपका एक सिलेक्शन प्रोसीजर शुरू होता है जो आपको लेकर जाता है। तो आज हम बात करेंगे एनएससी, मतलब मेजरली इट इज अराउंड साइंस ओलंपियाड, जिसके अंदर हम बात करेंगे जूनियर साइंस के लिए भी, मतलब क्लास एट्थ नाइन्थ टेंथ के बच्चों के लिए, और हम बात करेंगे सीनियर ओलंपियाड्स की, जिसमें हम लोग सब्जेक्ट वाइज हो जाते हैं कि फिजिक्स अलग होगा, केमिस्ट्री अलग होगा, बायोलॉजी अलग होगा और एस्ट्रोनॉमी अलग होगा। मैथ्स की चर्चा आज नहीं है, मैथ्स की चर्चा के लिए हम एक अलग वीडियो लेकर आएंगे, लेकिन बेसिक आइडिया हम यहां पर भी आपको दे देंगे। अगर आप ये वीडियो देखते हैं तो आपको मैथ्स ओलंपियाड का भी आइडिया लग जाएगा। तो एनएससी का बच्चों, एनएससी के बारे में हाँ, बता दें। एनएससी का मतलब होता है नेशनल स्टैंडर्ड एग्जाम, करेक्ट। है ना। तो ये इसमें सारे एग्जाम्स आ जाते हैं जो भी अभी हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। चाहे आप बायो में इंटरेस्ट रखते हो, फिजिक्स में इंटरेस्ट रखते हो, केमिस्ट्री में, तो आपको इसी एग्जाम के थ्रू वहां से जाना होता है। ठीक है ना। तो तो एनएससी एक बेसिक रूट एग्जाम हो गया सर। हाँ, एक कॉमन एग्जाम हो गया। उसके आगे पी लगा देंगे तो फिजिक्स का बन जाएगा, बी हाँ, लगा देंगे तो बायो का बन जाएगा, सी लगा देंगे तो केमिस्ट्री केमिस्ट्री का बन बन जाएगा और कुछ नहीं बनेगा और ए लगा देंगे तो एस्ट्रोनॉमी बन जाएगा। जाएगा, और जेएस लगा देंगे तो जूनियर साइंस बन जाएगा। और जूनियर साइंस छोटे बच्चों के लिए होता है। बाकी जो सब्जेक्ट वाइज एग्जाम होते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो और एस्ट्रो, ये सीनियर बच्चों के लिए होते हैं, मेजरली 10th 11th 12th के बच्चों के लिए होते हैं। अब हम लोग इसकी चर्चा कर लेते हैं क्या क्या स्टेजेस होती है। तो सर पहली स्टेज अपनी आ जाती है एनएससी एनएससी, जी। मतलब यहां पर पी, सी, बी, ए, ए जेएस कोई भी हो सब। सकता है। जनरली एक ज्यादा अमाउंट ऑफ बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, हम लोग अभी बात भी करेंगे। लेकिन इसके बाद हमारी सेकंड स्टेज होती है आईएनओ, जिसको हम बोलते हैं इंडियन नेशनल नेशनल ओलंपियाड्स। ओलंपियाड्स। इसके आगे आप आईएनपीएचओ, आईएनसीएचओ, आईएनजेएसओ, आईएनएओ, आईएनबीओ लग जाता है, तो वो सब्जेक्टिव वाइज बन जाएंगे, वो ठीक है ना। सब्जेक्ट वाइज डिवाइड हो जाएगा फिर आगे। फिर आप जाते हैं ओसीएससी में, दैट इज ओरिएंटेशनल कम सिलेक्शन सिलेक्शन कैंप। कैंप। तो यहां आप जाते हैं, ये एचबीसीएससी ऑर्गेनाइज करते हैं, होमी बाबा इंस्टीट्यूशन जो है वो ऑर्गेनाइज करता है। वहीं आपका कैंप होता है जहां पर आप कई सारे साइंटिस्ट के साथ मिलते हैं, कुछ सेलेक्टेड बच्चे यहां तक पहुंच पाते हैं, और फिर यहां से शुरुआत होती है आपकी इंटरनेशनल जर्नी से।
और यहीं से कुछ चुनिंदा बच्चे सेलेक्ट किए जाते हैं जो इंडियन टीम को रिप्रेजेंट करते हैं, जिनका पहले प्री डिपार्चर ट्रेनिंग होती है। प्री डिपार्चर ट्रेनिंग के बाद फिर वो इंटरनेशनल भेजे जाते हैं, जहां इंडिया को वो रिप्रेजेंट करते हैं और इंटरनेशनली अलग अलग जगहों पर हर बार जैसे ओलंपिक्स के गेम होते हैं, तो ओलंपिक्स के गेम में अगर आपको भाला फेंकना है तो आप एक प्रोसेस से गुजरेंगे, फिर आप इंडियन टीम को रिप्रेजेंट करने जाएंगे। अलग अलग सिचुएशंस होती हैं जहां पर आप काम करते हैं। तो इंटरनेशनल पहुंचने के लिए आपको पहले इन सारे स्टेप से गुजरना पड़ता है 1 बाय 1। हाँ, 1 बाय 1। और ये बहुत डिफिकल्ट नहीं है, जुनून चाहिए बस, बाकी हो जाता है। तो सर सबसे पहले बात कर लेते हैं कि मैक्सिमम बच्चे जब इसकी तैयारी शुरू करते हैं तो कई बार उनका एम होता है कि बस एनएससी हो जाए, मतलब वो फर्स्ट स्टेज का एम लेके बच्चे अपनी तैयारी शुरू करते हैं। लेकिन अगर आप किसी भी चीज में फोड़ना चाहते हैं तो एम कभी फर्स्ट स्टेज मत लो, आपका एम हमेशा लास्ट स्टेज तक का होना चाहिए। तो कई बार बच्चों के मन में चैलेंज क्या होता है, मैं पहला वो चैलेंज आपसे बात कर रहा हूं कि सर कई बार क्या करते हैं ना बच्चे, आपने भी देखा होगा कि मुझे सर एनएसईपी भी करना है, एनएसईसी भी करना है, हाँ, और NSEB भी देना हाँ है। हाँ ये भी देना है, और आईओक्यूएम भी कर लूंगा, मैथ्स ओलंपियाड भी दे दूंगा। उस चक्कर में वो किसी भी गहराई में नहीं जा पाते, फोकस नहीं कर पाते एक जगह पर। हाँ। और इस वजह से उनका माइंड डाइवर्ट हो जाता है और सही से परफॉर्म नहीं कर पाते हैं किसी भी एक पर्टिकुलर एग्जाम के अंदर। करेक्ट बात है सर, तो ये करना भी नहीं चाहिए मेरे हिसाब नहीं से। करना चाहिए। और सर डेट भी एक ही होती है एग्जाम की, जैसे आप एनएसईपी देंगे तो उसकी भी डेट एक ही तारीख होती है, मतलब 22 नवंबर जो इस बार आई है सर। हाँ, बस आपका टाइमिंग चेंज होगा, आप पहले 2 घंटे किसी और को दे देंगे भाई, 10 से 12 के तरफ एक एग्जाम हो जाएगा, 1 ढाई से 4:30 एग्जाम हो जाएगा। तो डिपेंड अपॉन योर एबिलिटी आपका एग्जाम अलग अलग हो जाता है। बस एस्ट्रोनॉमी होता है वो सैटरडे हो जाता है, बाकी आपके पहले एग्जाम हो जाते हैं। तो अगर आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, तो आपको उसी दिन देना होगा जो सर कह रहे हैं। और तो एक ही दिन में आपको एफिशिएंसी भी दिखानी पड़ेगी पूरी की पूरी की, फिजिक्स भी देनी, फिर केमिस्ट्री है, और फिर लास्ट में आपका जूनियर साइंस और एस्ट्रो हो जाता है। तो जूनियर साइंस और बायोलॉजी होता है सबसे लास्ट में, तो वो आपके ओलंपियाड जो होते हैं वो होते हैं। तो इसलिए पहला रिकमेंडेशन होता है कि अगर आप टारगेट लेके चल रहे हैं तो फर्स्ट स्टेज टारगेट मत करिए, आप टारगेट करिए उसके सेकंड थर्ड स्टेज को कि मुझे इस लेवल तक की पढ़ाई करनी है, तभी आप बहुत जल्दी पिक कर पाएंगे। तो मल्टीपल डायरेक्शन फोकस मत करो, जैसा सर कह रहे हैं कि एक दिशा में फोकस करें, एक चीज की डेप्थ में जाए। एक तरफ अगर आप फोकस होकर के चलेंगे तो आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे काफी ज्यादा, है ना। करेक्ट करेक्ट सर। तो अब अपन नेक्स्ट की बात कर लेते हैं कि 5 स्टेज जर्नी में कैसे कैसे अपने को परफॉर्म करना है और यहाँ पर क्या क्या स्ट्रेटजीज हमको बिल्ड करनी होती है, वो मैं थोड़ी सी एक बार आपके साथ डिस्कस भी कर लेता हूँ। तो सर एनएसई के अंदर सबसे ज्यादा बच्चा पार्टिसिपेट कर रहा होता है, मतलब अराउंड 1 लाख स्टूडेंट्स होते हैं जो पार्टिसिपेट करते हैं। ये पेन, हाँ ठीक है, तो इरेजर भी लेनी पड़ेगी। हाँ ये इसको इसमें लग गई है। हाँ, तो इसमें सर अराउंड आई थिंक 1 लाख स्टूडेंट्स होते हैं जो यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं एनएससी की स्टेज में। डिपेंड अपॉन द सब्जेक्ट होता है, जैसे एनएससीबी का पार्टिसिपेशन बहुत हाई रहता है, एनएससी जीएस का उससे कम रहता है, फिर एनएसईसी और एनएसईबी में पार्टिसिपेशन कम है, और एनएसईए एस्ट्रोनॉमी में पार्टिसिपेशन भी ठीक ठीक रहता है क्योंकि फिजिक्स से एनएसईए भी पिक हो जाता है। बट पार्टिसिपेशन यहाँ कितना भी हो, सिलेक्शन फिक्स है भाई कि कितने बच्चों को सिलेक्ट करना है। हाँ सर ये बात तो सही है। तो मैं आपको पहले बता देता हूं, अब यहां से हमारे पास 2 बाइफर्केशन आ जाते हैं, एनएसई पी सी बी और ए, और एक हो जाता है एनएसई जेएस। जब आप सेकंड स्टेज में जाते हो तो एनएसईपी सीबी में आपके पास 2 ग्रुप आ जाते हैं, ग्रुप ए ग्रुप बी। इन 2 ग्रुप आपके क्लासेस के करस्पॉन्डिंग फॉर्म हो जाते हैं। एक में आपके आई थिंक ग्रुप ए में आपका 10th और 11th का बच्चे हो जाते हैं, और ग्रुप बी में आपके 12th के बच्चे हो जाते हैं। जब आप एनएससी में आते हैं तो आपके स्टेट कोटा के करस्पॉन्डिंग, क्योंकि हर स्टेट में अलग अलग कोटा दिए जाते हैं, क्योंकि यहां पर जब एनटीएससी ऑर्गेनाइज हुआ था तो इस बात की प्रायोरिटी दी गई थी सर कि भाई उधर ऐसे कोटा से ज्यादा बच्चा पढ़ाई कर रहा है, ज्यादा लोग सिलेक्ट हो जाएंगे, तो पता चला जो जितनी भी सीट्स है वो सब कोटा के बच्चे ही खा गए, तो बिहार के हमारे बच्चे, जम्मू के हमारे बच्चे वो रह जाते हैं। तो क्या हो, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो ताकि रूरल में भी जो बच्चा रह रहा है उसे वो अपॉर्चुनिटी मिले और वो वहां से पिक होके आ सके। तो हर स्टेट के अपने सीटें फिक्स होती हैं, उतनी सीट्स हम वहां से लेते हैं। क्या क्राइटेरिया होता है उसमें कुछ कंफ्यूजन्स भी हैं, तो भी हम लोग अभी यहाँ पे क्लियर कर देंगे। कोटा नंबर 1 अगर मैं पीसीबी की बात करूं तो यहाँ पे 10th और 11th के बच्चे, और यहाँ पर तो टोटल 200 बच्चे से यहाँ सेलेक्ट होते हैं। हाँ, और 2 से नीचे वाले से। हाँ,
तो टोटल आपको सीनियर ओलंपियाड में 400 बच्चे सेलेक्ट किए जाएंगे। बस यहां एक एक्सेप्शन होता है जिसको बोलते हैं एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी में ये दोनों दोनों में 250 होते हैं और यहां पर 500 हो जाते हैं टोटल। तो ये एस्ट्रो का बस अलग होता है, बाकी सभी का सेम रहता है। तो 500 बच्चे यहां सेलेक्ट होंगे और 400 जितने बच्चे यहां पार्टिसिपेट करेंगे, सिलेक्शन यहां पर लगभग यही रहेगा 400। कई बार कुछ बच्चों का काउंट ऊपर नीचे हो जाता है क्योंकि वहां पर 2 क्राइटेरिया और आते हैं जिसको बोलते हैं एमआई और एमएएस। तो एक बार हम एमआई और एमएएस के गेम को भी आपको समझाते हैं कि क्या होता है, क्योंकि बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है कि बिल्कुल, सर बच्चों को बहुत सारे प्रिपरेशन करते हैं लेकिन उनको पता नहीं होता कि सिलेक्शन हमें कैसे लेना है। कैसे लेना है। करेक्ट। तो मैं एक बार सर एमआई एमएएस की बात भी हम लोग कर लेते हैं। सर यहाँ पर देखिए 1 लाख बच्चे लगभग बैठते हैं और सिलेक्शन होता है मात्र 400। सर ये तो फर्स्ट स्टेज है, इसके बाद तो First यहाँ stage पे है। 5-6 बचेंगे। यहाँ तो केवल 5 पहुंचेंगे लास्ट में, ठीक है ना। तो यहाँ कितने भी वो पहुंचेंगे 5 ही। तो वो कहानी बड़ी इंपॉर्टेंट है कंपटीशन बहुत ज्यादा है इसका मतलब। सर। लेकिन तमगा भी तो बहुत बड़ा है सर। हाँ बिल्कुल इंडियन सर। टीम मिलती है, मिलती है। आप भारत को रिप्रेजेंट करते हो, लोग कितनी मेहनत करते हैं सर। इंडियन क्रिकेट टीम में सेलेक्ट होने के लिए 11 लोग होते हैं, यहाँ पर 11 नहीं जाते हैं, याद रखना। नहीं सर, वहां तो पानी पिलाने वाले भी जाते हैं, वो अलग भी तो वो होते अलग होते हैं। हैं। मतलब यहाँ वो पर- क्या यहाँ 18-20 पर- लोगों का स्क्वाड जाता है ना पूरा। हाँ, हाँ लगभग इतना 20-25 लोगों का स्क्वाड बनता है वहां पर। हाँ। यहाँ पर इतना नहीं भाई, यहाँ पर 5 से 6 लोग जाते हैं ज्यादा से ज्यादा। और कोई इंजरी वाला अलग से नहीं होता कि तो वो इसकी इंजरी हो गई तो इसको रिप्लेस करेगा, ये फिक्स है, इतने ही जाएंगे और आपको अपनी टीम के करस्पॉन्डिंग परफॉर्म करना पड़ेगा। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन सर मुझे लगता है एक एमआई और एमएएस का चक्कर भी समझा देते हैं। क्लियर करना बहुत सर जरूरी है। इसी से नया पेज आएगा? नहीं सर, इससे नहीं है। अच्छा, आप नया पे तो क्योंकि वहां पे शायद लिखने में दिक्कत आई, तो बच्चों को एमआई और एमएस एक बार यहाँ पे क्लियरली लिख देते हैं, जी सर। कुछ बच्चों को कंफ्यूजन ना हो। एमआई सर इसको बोलते हैं मेरिट इंडेक्स, और मैं इसका एक बार पूरा आपको क्लैरिटी दे देता हूं। मेरिट इंडेक्स और एक होता है एमएएस। एमएएस को हम लोग बोल देते हैं मिनिमम एडमिसिबल स्कोर। अब मान लीजिए बेटा कि आपकी एक स्कोर शीट आती है, ठीक है ना। तो स्कोर शीट में जो टॉप 10 परफॉर्मर होते हैं, राइट, 1 2 3 4 5 6 7 अप टू 10, ये टोटल मार्क 216 होते हैं। मान लीजिए पहले जो फर्स्ट बच्चा उसके मार्क्स 200 आए, फिर किसी के 198 आ गए, किसी के 195 आ गए, एंड सो ऑन। तो ये टॉप 10 बच्चों का जो एवरेज होता है, टॉप 10 बच्चों का जो एवरेज होता है, ये आपका सबसे प्रोमिनेंट स्कोर होता है। मान लीजिए टॉप 10 स्टूडेंट का जो एवरेज आता है, ये मान लीजिए आ गया 190 आ गया, 190 मान लेते हैं 190 आ गया। तो 190 का जो 80% होगा, दैट इज कॉल्ड एमआई, और इसका जो 50% होगा दैट इज कॉल्ड एमएएस। एमएएस। करेक्ट है सर? बिल्कुल ठीक है। अब 190 का 80%, अब 190 का 80% लेंगे तो कितना बन जाएगा? 158 लगभग ना, हाँ हाँ लगभग हाँ 158 बन जाएगा, और 190 इसका, तो ये 95 बन जाएगा। अब ये दो स्कोर बन गए, 158 आपका हो गया एमआई और 95 हो गया आपका एमएएस। अब इनके कारण होता क्या है, जैसे मान लीजिए कि आप बिहार से एग्जाम दे रहे हैं और बिहार से एनएसईपी के अंदर टोटल 20 सीटें फिक्स की गई हैं। अब 20 सीटें फिक्स की गई हैं और आपका 158 स्कोर है। अब अगर मान लीजिए कि आपके 158 के ऊपर 25 बच्चे हैं, तो सीट का क्राइटेरिया भले ही खत्म हो जाए, लेकिन अगर आपका स्कोर एमआई के ऊपर है तो आप सेलेक्ट होंगे ही होंगे। तो मतलब एमआई का जो स्कोर है आपके सिलेक्शन की गारंटी है। गारंटी, करेक्ट है ना। आप उसमें फिर आपका स्टेट कोटा मैटर नहीं करता, कोटा वोटा नहीं लगेगा, फिर सीधा आपका सिलेक्शन हो जाएगा फॉर नेक्स्ट स्टेज। करेक्ट है। और एमएएस क्या है? ये मिनिमम है। अगर आप इसके नीचे हैं तो आपका सिलेक्शन नहीं भी होगा। एमएएस के नीचे सिलेक्शन ना होने की गारंटी है और एमआई के ऊपर सिलेक्शन होने की गारंटी है, श्योर गारंटी है। तो एमएएस के अगर नीचे, जैसे मान लीजिए कि बिहार में 20 सीटें थी, वापस एग्जांपल दे रहे हैं, और 95 के ऊपर 10 ही बच्चे हैं, तो 10 ही लिए जाएंगे, 10 सीटें खाली छूट जाएंगी, क्योंकि एमएएस के ऊपर 20 बच्चे नहीं थे। तो अगर आपका स्कोर एमएएस के नीचे है तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। अगर आपका स्कोर एमएएस के ऊपर है और आप स्टेट कोटा की कैटेगरी सीट्स के अंदर आ गए तो आप चले जाओगे, नहीं है तो फिर आप नहीं भी जा सकते। बट एमएएस के नीचे है तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, ये तो फॉर श्योर है। और एमआई के ऊपर है तो आपका स्टेट कोटा की सीट भले ही कंप्लीट हो जाए, वो आपका होगा ही होगा।
तो आई थिंक सर ये क्लियर ही होगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। इसका मतलब आपका टारगेट एमआई होना चाहिए, हाँ, एमएस नहीं होना। एमएस नहीं होना चाहिए, एमआई होना चाहिए। और जनरली एमआई जो रहते हैं वो इस बार थोड़े से अच्छे भी गए। एनएसईपी में एमआई सर इस बार काफी ऊपर चला गया था, थोड़ा सा अच्छा पेपर गया इस बार, एमआई काफी बेहतर गए। यही लगभग एमआई आए भी हैं मुझे याद है 155 का एमआई है सर इस बार का, इतने एमआई आया। तो एमआई स्कोर काफी ऊपर अपलिफ्टेड रहे इस बार के, तो दैट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग। तो ये अपने को ध्यान देना है कि यहां पर हम लोग इसकी बात कर रहे हैं। यहां आ गए हम लोग। तो ये सर अपने 200 बच्चे, तो आईएनओ के अंदर सर हमारे पास लगभग 400 बच्चे पहुंच जा रहे हैं। हाँ, लगभग 400 पहुंच। 400। अब 400 के बाद ओसीएससी की बात करें तो अगेन यहां से 10% का ऑडियंस जो है वो ओसीएससी में जा रहा है। लगभग 20 बच्चे जाने ग्रुप ए ग्रुप बी से आपके 20 स्टूडेंट, मतलब 40 स्टूडेंट जाएंगे। लेकिन जो आपका एनएससी जेएस है इसमें आपका ये ऑडियंस, क्योंकि यहां पर कोई ग्रुप नहीं होता है, तो ये 350 बच्चे लगभग एनएससी जेएस में सेलेक्ट किए जाते हैं जो ओसीएससी में जाएंगे। 350 बच्चे आईएनओ में जाएंगे, देन ओसीएससी। तो मैं आगे की चर्चा कर ही लेता हूं क्योंकि हमारे पास यहां आगे की चर्चा के लिए और भी बातें हैं। जूनियर साइंस, अच्छा क्लासेस की अगर मैं बात करूं तो जूनियर साइंस के जो बच्चे होते हैं जनरली 8th 9th 10th के बच्चे एनएससीएस एग्जाम दे रहे होते हैं। आइडियली 9th 10th का होता है, बट यहां पर एज क्राइटेरिया जरूर रहता है कि आपका एज, जैसे इस बार आपकी एज जो होनी चाहिए वो 1 जनवरी 2012, नहीं वो है सर आई थिंक 1 जुलाई 2000, नहीं 1 जनवरी 2012 से। नहीं जनवरी नहीं है सर, पक्का? हाँ मतलब मैं इसकी बात कर रहा हूँ, एनएससीपी जो नहीं एनएससी जेएस की सर, एनएससी जेएस का एज क्राइटेरिया जो होता है, मैं देखो हम लोग दोनों लोग कंफ्यूज हैं, मतलब एक बार सर आप खोलना। मेरे हिसाब से 1 जनवरी 2012 से 31 दिसंबर 2013 के बीच में आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए इस बार पार्टिसिपेट करने के लिए। 2012 से 2013 के बीच में आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। तो एनएसईपी जो एग्जाम्स हैं इनके लिए आपकी जो डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए वो 1 जुलाई 2007 से 30 जून 2012 के बीच में होनी चाहिए, ठीक है। हाँ। और जो एनएसईजेएस एग्जाम है उसके लिए 1 जनवरी 2012 से 31 दिसंबर 2013 के बीच में आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। समझ में आ गया सर? एक बार फिर से देखो, हाँ, फिर से आप बोल देते हैं। बेसिक तौर पे समझ लो, जस्ट जो एनएससी जेएस में बता रहा था, क्योंकि वहां एज क्राइटेरिया बहुत परेशान करता है। एनएसई में जनरली परेशान नहीं करता, मैक्सिमम बच्चे जो होते हैं सर वो 2007 के बाद ही बॉर्न किए हुए गैप बच्चे। भी बहुत बड़ा है, हाँ, 5 साल का गैप 5 साल, उसमें बच्चा आ जाता है। तो एनएससी सीनियर ओलंपियाड में चैलेंज नहीं आता है, चैलेंज आता है जूनियर साइंस में। तो जूनियर साइंस में डेट 1 जनवरी 2012 से 31 दिसंबर 2023 सॉरी 2013। हाँ, तो इसको लिख देते हैं। तो आपका डेट ऑफ बर्थ जो होना चाहिए यहां पर 1 जनवरी 2012 1 जनवरी 2012 से 31 दिसंबर 2013 इसके बीच में होना चाहिए, ये आपकी डेट क्राइटेरिया। और अगर बाकी सबका है तो इनका डेट क्राइटेरिया सर एक बार बोल 1 देंगे। जुलाई 2007 से 30 जून 2012, ये आपका एज क्राइटेरिया है। तो मैक्स तो यहां पर तो आ जाते हैं, यहां पर कुछ कम बच्चे आ पाते हैं, तो मैक्सिमम बच्चे इधर की तरफ मूव कर जाते हैं। इनको हम लोग बोलते हैं सीनियर ओलंपियाड, ये होता है आपका एक जूनियर साइंस ओलंपियाड। एनएससी जेएस, अब इनके पैटर्न के बारे में इसमें मेरे हिसाब से क्लास 10th भी आ जाएगा। हाँ 10th भी आएगा ना सर, 10th भी आएगा, इन सभी में क्लास 10th होता है। 10th इसके अंदर 10th से 12th रहता है, और यहां पर आपका 8 से 10th रहता है जनरली। और एज क्राइटेरिया इज अ प्रोमिनेंट थिंग, मतलब क्लास नहीं देखी जाती, एज देखी जाती एज है। देखी जाती एनएससी जेएस के अंदर पैटर्न आपका 216 मार्क्स का ही पेपर होगा, 2 घंटे का ही पेपर होगा। नवंबर के सेकेंड लास्ट संडे की तरफ एग्जाम होता है। हर सब्जेक्ट एनएससी जेएस के अंदर आपके पास सब्जेक्ट होते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। इसमें 16 सीक्यू आएंगे और 4 एमसीक्यूज आते हैं। जब मल्टीपल करेक्ट होते हैं इसमें अंदर, और सिंगल चॉइस का मतलब एक ही चॉइस उसमें सही है। 4 होगी। ऑप्शन में से एक ऑप्शन आपका सही होगा, वो सिंगल चॉइस हो गया, और एमसीक्यू में एक से ज्यादा करेक्ट हो सकता है। करेक्ट। तो ये आपके पैटर्न होता है। पहले आपको सिंगल चॉइस का सेक्शन आएगा, मतलब पहले 48 क्वेश्चंस होंगे जिसमें 16 16 16 फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। फिर आपका मल्टीपल चॉइस का सेक्शन आता है, इसके अंदर 4 4 4 आपके सेक्शंस होते हैं, 4 4 आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के पेपर होते हैं। बाकी एनएसईपी, एनएसईसी, एनएसईबी, एनएसईए, ये सामान्यतः जो रहता है वो आपके सब्जेक्ट वाइज ही रहता है। बट कुछ चैलेंज बच्चों को एनएसईए के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूर रहता है। तो मैं एनएसईए में एक बार मैं आपको क्लैरिटी दे देता हूं। एनएसईए एग्जाम के अंदर आपके पास फिजिक्स भी आती है, मैथ्स भी आती है, और एस्ट्रोनॉमी भी आती है। जनरली अभी डिस्ट्रीब्यूशन काफी हद तक इवन हो रखा है, लगभग बराबर बराबर क्वेश्चन सभी के आ रहे होते हैं, मतलब 20-21। लेकिन फिजिक्स और मैथ्स का कंट्रीब्यूशन थोड़ा सा डिसेंटली थोड़ा हाई रहता है। और मैक्सिमम क्वेश्चन जो एस्ट्रोनॉमी के भी आते हैं वो आपके फिजिक्स के बेसिक कंसेप्ट, ग्रेविटेशन, हीट, रेडिएशंस, इनके थ्रू कवर हो जाते हैं।
लेकिन जो कोर एस्ट्रो के क्वेश्चंस होते हैं वो कुछ बहुत ज्यादा नहीं होते उनका पोर्शन जनरली आपका अराउंड 15 रहता है। आप अगर सिलेबस भी इसका रीड करेंगे ना तो उसमें आपको नजर आ जाएगा कि फिजिक्स और मैथ्स का सिलेबस काफी बड़ा दिया हुआ रहेगा, हाँ। और एस्ट्रोनॉमी का बहुत छोटा सा माइनर सा पोर्शन उसमें दिया हुआ रहता है। इसमें सिलेबस जो होगा वो आपका फिजिक्स के अंदर जनरली क्वेश्चन बेटा 21-22 के लगभग क्वेश्चन रहते हैं, मतलब आप मान के चलिए अराउंड भी एग्जैक्ट नहीं, तब थोड़ा थोड़ा वेरिएशन रहता है। 22-23 क्वेश्चन यहाँ आ जाते हैं, 22-23 क्वेश्चन इसमें रहते हैं, और 15 क्वेश्चन एस्ट्रोनॉमी पर बेस्ड होते हैं। फिजिक्स का कई बार थोड़ा पोर्शन बढ़ भी जाता है, तो यहाँ 23 क्वेश्चन हो जाते हैं, तो माइनर चेंजेस थोड़े बहुत हो सकते हैं एग्जैक्ट नहीं है, ये जस्ट राउंड ऑफ हाँ, करके हम आपको बता रहे हैं कि जैसे यहाँ पर एनएससीएस में एग्जैक्ट है कि यही आएगा, बट एनएससीए में एग्जैक्ट नहीं होता, क्योंकि कई क्वेश्चन काउंट कहां कर रहे हैं ये भी मैटर कर जाता है। अब ग्रेविटेशन का क्वेश्चन है सर, कोई कह देगा एस्ट्रो का है, कोई कह देगा फिजिक्स का है, वो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन फिक्स रहेंगे, लेकिन कौन सा किसमें आप डालोगे वो आप कंफर्म नहीं। नहीं सर, लास्ट ईयर तो मैथ्स में भी डाउट हो गया था। अब एक क्वेश्चन इलिप्स का आ गया, अब एरिया स्वीपिंग कर रहा है इलिप्स में, अब ग्रेविटेशन हाँ ग्रेविटेशन पढ़ाते हैं, और वो पूरा इंटीग्रेशन से हो रहा था, तो मैथ्स में भी काउंट हो रहा था। इसलिए अब हम कह रहे हैं कि ये कोई फिक्स नहीं है, लेकिन नंबर ऑफ क्वेश्चन टोटल जो होता है ना वो फिक्स रहता है कि इतने ही क्वेश्चन आने वाले। तो टोटल क्वेश्चन आपके इसमें भी 48 सिंगल चॉइस आएंगे, 12 मल्टीपल चॉइस आएंगे, लेकिन इसमें सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई रहती है, क्योंकि पार्टिसिपेशन थोड़ा सा कम रहता है। बस फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा सा बढ़ता है, लेकिन पार्टिसिपेशन कम रहता है, और सीट्स भी सर ज्यादा है, 500 सीटें होती है इसमें, मतलब 250, हाँ, तो 250 को गेम होता है, तो जनरली कई बच्चे इसमें सेलेक्ट हो जाते हैं। तो अगर आप सिलेक्शन की बात करते हैं तो एस्ट्रोनॉमी में सिलेक्शन थोड़ा इजियर होता है इन कंपेयर टू पर्टिकुलर सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। और ये सैटरडे को एग्जाम हो जाता है, बस इसमें थोड़ा पढ़ना भी ज्यादा पड़ता है इसलिए। हाँ, क्योंकि सर क्या होता है ना कि कई बच्चे जो दे रहे होते हैं उनका मैथ्स में कुछ ना कमजोर रह जाता है। हाँ। अब इसके अंदर मैथ्स में भी 12th का क्वेश्चन आ जाता है, फिजिक्स भी है और एस्ट्रोनॉमी भी है, और तो मैथ्स में पूरी आ जाती है सर। हाँ, मैथ्स में मैंने देखा सिलेबस सर पूरी काफी अच्छी सारा सिलेबस दिया हुआ है, तो इसलिए मतलब थोड़ा मेहनत ज्यादा है, लेकिन उसका फल भी ज्यादा है। हाँ, फल भी ज्यादा है ना। तो ये रहता है। नेक्स्ट आ जाते हैं सिलेबस। तो एनएससीजेएस के अंदर आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के बेसिक्स क्वेश्चंस पूछे जा रहे होते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज है जो मैं आपको यहां बता देता हूं कि एनएससीजेएस का जो सिलेबस होता है उसमें लिख तो देते हैं हम 9th और 10th, लेकिन सर वो 9th 10th होता नहीं है। उसके अंदर आप ये मान के चलिए कि बेसिक्स ऑफ जेई तक तो पहुंचा ही देते हैं, मतलब जेई मेंस के लेवल वो टच करा देते हैं कई सारे क्वेश्चंस के अंदर। तो हम उन सिलेक्टेड टॉपिक्स को जेई लेवल तक पढ़ाते हैं। तो अगर आप एनएससीजेएस की तैयारी करना चाहते हैं सर तो बड़ा प्रोमिनेंट हो जाता है, भले सिलेबस कम हो जाता है। मतलब सर आपको एक गाइडेंस की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, और वो गाइडेंस आपको मिल जाएगी डेफिनेटली। हाँ, डेफिनेटली इस चैनल पे आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे जिसके एनएससीजेएस में कैसे पढ़ाया गया वो आपको पता चल जाएगा, राइट। तो एनएससीजेएस एग्जाम में लिखा होता है क्लास 9 10 का सिलेबस, बट ये एग्जैक्ट नहीं होता है, थोड़ा सा लेवल ऊपर रहता है। सिलेबस एग्जैक्टली जेई से सिंक नहीं होता है, कुछ टॉपिक जेई में आते हैं वो एनएससीजेएस में नहीं होते हैं, लेकिन जो टॉपिक्स हैं उनका आपको जेई लेवल तक टचिंग होनी चाहिए, तभी आपका सिलेक्शन होता है। ये मैं आपको बता दूं। एनएसईपी, एनएसईसी, एनएसईबी और एनएसईए की बात करें तो फिजिक्स और केमिस्ट्री आर वेरी मच अलाइंड विद द क्लास 11 12th एंड जेई सिलेबस। जेई के एग्जाम के साथ बिल्कुल ओरिएंटेड है पूरा। आप अगर सिलेबस भी कंपेयर करेंगे तो एक जो सबसे बढ़िया बेनिफिट मुझे लगता है इन एग्जाम्स को देने का सर वो ये भी है कि जब आप इन एग्जाम्स को देंगे ना तो जो आप जैसे आप एनएसईपी देना चाहते हैं तो आप जो फिजिक्स पढ़ेंगे ना इस एग्जाम को प्रिपेयर करने के लिए वही सिलेबस सर जेई में आपको फिर से पढ़ने को मिलेगा। करेक्ट। तो अगर आप मान लीजिए 10th क्लास में एनएसईपी देना चाहते हैं तो आप 10th क्लास से प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे, और जब आप अगले साल 11th में जाकर के अगर आप मैथ्स ऑप्ट करते हैं और वहां पर आपको फिजिक्स पढ़ने को मिलेगा तो आप देखोगे कि आप फिजिक्स जो 11th में पढ़ोगे आप ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे जो आपको इस एग्जाम के लिए पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, तो सिलेबस काफी हद तक मैच हो रहा है वहां पर जेई के साथ, और फिजिक्स केमिस्ट्री में बहुत मैच होता है। इवन मैं अगर आपको एक लेवलिंग की बात करूं तो एनएसईपी का लेवल सर जेई मेन से ऊपर रहता है, जेई एडवांस से थोड़ा सा नीचे रहता है, कंसेप्चुअल वाइज एक जेई एडवांस पर रहता है, बट क्योंकि कैलकुलेशन का टाइम कम होता है, 2 घंटे में आपको 60 क्वेश्चन करने हैं, वहीं जेई एडवांस में 1 घंटे में आपको 18 क्वेश्चन करने होते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा वेरिएशन ऑफ लेवल तो रहता ही है बिकॉज ऑफ द एक क्विक अटेम्प्टिंग ऑफ द क्वेश्चंस, बट कंसेप्चुअल वाइज बहुत अच्छा पेपर रहता है, अच्छा पेपर रहता है। आप आराम से डिसेंटली इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं और क्विक सॉल्विंग टेक्निक्स आपको समझ में आ जाती हैं। इसके बाद जो सेकंड स्टेज होता है इसको हम लोग आईएनओ बोल रहे हैं। तो आप फिजिक्स और केमिस्ट्री की बात करेंगे तो अगर आप टारगेट करते हैं जेई एडवांस की टॉप रैंक
तो जो कंटेंट आप वो जे एडवांस की टॉप रैंक के लिए पढ़ते हैं वही कंटेंट आपका आईएनपीएचओ के लिए भी है और आईएनसीएचओ के लिए भी है। मैं अभी एनएसईबी और एनएससीए की बात इसके बाद करूंगा, बट पहले फिजिक्स केमिस्ट्री को क्लोज कर देते हैं। तो एनएसईपी की तैयारी करो, एनएसईसी की तैयारी करो और आप जेई एस्पिरेंट हैं और टॉप रैंक की बात करते हैं, तो आप आईएनओ तक बिल्कुल फिक्स हो कि भाई मुझे अंडर 100 रैंक लाने के लिए जो मटेरियल पढ़ना है वो वही मटेरियल है, वही सेम चीजें, कुछ अंतर नहीं है, कोई चैलेंजेस नहीं, बस आपको इन डेप्थ अच्छी नॉलेज कंसेप्ट क्लैरिटी के साथ पढ़ना होता है। दैट इज द बेसिक थिंग। पॉइंट आता है एनएसईबी का। तो सर इस बार नीट का पेपर थोड़ा बायोलॉजी में तो हल्का ही आया है, फिजिक्स में तो जरूर भारी आया है, तो एनएसईबी का लेवल नीट के लेवल से तो ऊपर रहता है। ये तो फॉर श्योर है। बिल्कुल। बट इसमें मतलब नीट ने पेपर गिरा लिया है। जैसे आप एनएससीबी की बात करें तो एम्स का पुराना जो पेपर होता था बायो का, काफी अच्छे क्वेश्चन होते थे, तो वो लेवल आपको देखने को मिलता है एनएससीबी के अंदर, और कंसेप्चुअल ओरिएंटेशन बहुत अच्छा होता है। तो एनएससीबी की अपनी एक जो पढ़ाई है वो काफी बेहतरीन पढ़ाई है। उससे आपको बस ये फायदा जरूर होता है कि फिर आपको बायो याद नहीं करनी पड़ती, बायो समझना शुरू कर लेते हैं। फिर तो सर ये भी हो गया कि अगर मान लो बाई चांस इन फ्यूचर अगर आप मेडिकल फील्ड में जाना चाहते हैं और अगर आप बायो ऑप्ट करते हैं 11th-12th में जाकर के, और अगर कभी बाई चांस बायो का पेपर भी टफ आ गया, हाँ, तो आप फोड़ दोगे, तो आप उसमें वो भी आराम से क्लियर कर पाओगे, आराम से फोड़ दोगे। बिल्कुल आराम से। मतलब जनरली सर देखिए जितने टॉप रैंकर्स आते हैं वो एनएससीबी एस्पिरेंट होते हैं नीट में भी। नीट के सारे बच्चे एनएससीबी एस्पिरेंट होते हैं जो टॉप रैंकर्स होते हैं वो। और एस्ट्रोनॉमी की बात करें दोस्तों तो फिजिक्स मैथ्स इन दोनों में ऐसा नहीं कि कोई पर्टिकुलर सिलेबस बाउंडेशन है, लिखा हुआ तो पूरा ही है कि 11th-12th का कंप्लीट सिलेबस आएगा। लेकिन मैंने कुछ वीडियोस अलग से भी बनाए कि एस्ट्रोनॉमी में फिजिक्स का इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन से हैं और एस्ट्रोनॉमी में मैथ्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन से हैं, उसका हमने पीवाईक्यू के वीडियोस बनाए भी हुए हैं। तो आप वो टॉपिक वाइज भी देख सकते हैं कि फिजिक्स में ज्यादा क्वेश्चंस किस टॉपिक से आते हैं, वो इसी चैनल पे आपको मिल जाएगा। मैथ्स में ज्यादा किस में आते हैं वो आपको मिल जाएगा। तो एज पर सिलेबस पूरा 11th+12th कवर्ड है, बट एज पर इंपॉर्टेंस कुछ सेलेक्टेड टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो आप वो वीडियो को जरूर देख लेंगे। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज और बता दे रहे हैं, बोनस फैक्ट है कि अगर आप फिजिक्स ओलंपियाड में गोल्ड मेडल लेकर आते हैं तो आप डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी को डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं जस्ट बाय एन इंटरव्यू। तो मतलब आप ये समझिए कि आपकी नौकरी पक्की हो जाती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और दैट इज अगेन इंपॉर्टेंट, तो ये भी काफी बेहतर रहता है। कमिंग नेक्स्ट, अगर आईएनओ की बात करते हैं तो टॉप 10%, जैसा मैंने आपको बताया कि उसमें 40 बच्चे और इसमें 35। तो अगर मैं बात करूं तो एनएसई में आप लोगों ने देख ही लिया था कि एनएसई के अंदर लगभग 400 बच्चे आए थे ग्रुप ए और ग्रुप बी मिला के। तो इसमें लगभग आपके 40 बच्चे, अगेन सेम रेशियो में 20 ग्रुप ए में और 20 ग्रुप बी में। और एनएससी जेएस की अगर आप बात करते हैं तो इसके अंदर आपके पास लगभग 350 बच्चे थे, तो इसमें 35 बच्चे आपके अप्रोक्सीमेटली जाते हैं जो ओसीएससी कैंप के अंदर जाते हैं, आईएनओ को क्वालिफाई करते हैं। आईएनओ जो एग्जाम है अगेन ये एक डिस्क्रिप्टिव एग्जाम होता है, इसमें आपको सब्जेक्टिव लिखने पड़ते हैं, क्वेश्चंस लिखने पड़ते हैं, बहुत ही शानदार एग्जाम होता है। मैं अगर आईएनपीएचओ की, हम और सर फिजिक्स के टीचर हैं तो हम आपको आईएनपीएचओ के बारे में बताएं तो आईएनपीएचओ का 3 घंटे का एग्जाम होता है, इसके अंदर आपके 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं, तो पर क्वेश्चन अप्रोक्सीमेटली आपको 30 to 40 मिनट्स दिए जाते हैं। तो सोचिए क्वेश्चन का लेवल भी बहुत अच्छा होता है, इन डेप्थ क्लैरिटी बहुत अच्छी होती है, और सिलेक्शन के लिए आपको उन 6 में से 2 से 3 क्वेश्चन करने होते हैं, उसमें भी सिलेक्शन आपको मिल जाता है अगर आपने प्रॉपर कर लिया तो। इस बार का जो एग्जाम हुआ था उसका वीडियो सॉल्यूशन भी इस चैनल के उसमें पड़ा हुआ है, तो आप देख सकते हैं, उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं इस लेवल पर। हाँ, और मुझे लगता है सर लास्ट के 3 सालों के हमने डाले हुए हैं, मतलब 3 साल पहले ही चैनल शुरू हुआ है, तो हर साल का आईएनओ का सोल्यूशन आपके पास पड़ा हुआ है, तो आप वहां जाके देख भी सकते हैं। तो ड्यूरेशन 3 घंटे की होती है। आईओक्यूएम की जो होती है उसमें आरएमओ और इनमो लेवल में 4 घंटे की ड्यूरेशन दी जाती है, जो इनमो का होता है। जो आईएनओ होते हैं वो 3 घंटे के होते हैं। ओसीएससी में अप्रोक्सीमेटली 5 बच्चे, जो ये 35 बच्चे आपने यहां सेलेक्ट किए, इसमें अब इर्रिस्पेक्टिव ऑफ ग्रुप टोटल 5 से 6 बच्चे ही जाते हैं नेक्स्ट स्टेज इंडियन टीम के लिए, जिनको पीडीटी में लेके जाया जाता है, प्री डिपार्चर ट्रेनिंग में लेकर जाते हैं। तो यहां पे अप्रोक्सीमेटली आपके 5 बच्चे होते हैं जो हम लेकर जाते हैं नेक्स्ट स्टेज के लिए, जो एचपीसीएससी जो फाइनल सिलेक्शन लेकर जाते हैं इंडियन टीम में। तो अप्रोक्सीमेटली 5 होते हैं, कभी ये बच्चे 6 हो जाते हैं, कभी बच्चे 4 भी रह जाते हैं, डिपेंड अपॉन द कैंप और जो इंटरनेशनल गाइडलाइंस होती है उसके हिसाब से टीम का साइज डिसाइड हो जाता है। तो जनरली 5 राउंड होता है, कभी 6, 4, इस पे भी मैटर रहता है। पीडीटी जो बच्चे 4 या 5 या 6 बच्चे जो भी सर इंडियन टीम में सेलेक्ट होते हैं, उनकी रिगरस ट्रेनिंग होती है यहाँ पर, जिसमें आपको प्रैक्टिकल और थियोरेटिकल सारी चीजें सिखाई जाती है।
ताकि आप लोग इंटरनेशनल ओलंपियाड में जब जाए तो वहां पर अच्छा परफॉर्म कर सके और इंडिया के लिए कोई अच्छा सा मेडल गोल्ड वगैरह लेके आ सके। और ये इंडियन गवर्नमेंट ही कराती है, आप साइंटिस्ट के साथ करेंगे और ये बहुत अच्छा होता है, जैसे अभी हमारा संचित भी करके आया है, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट मैं आपको एक टाइमलाइन बता देता हूं। तो एनएसईपी, एनएसईसी, एनएसईबी, एनएसईए, एनएसईजेएस, ये सारे के सारे एग्जाम जो होते हैं नवंबर के सेकेंड लास्ट संडे के अराउंड हो रहे होते हैं। जैसे इस बार की सर डेट 21 तारीख है सर, 21 तो एस्ट्रोनॉमी की सर, 22 22 इनकी, तो ये 21 ऑफ नवंबर है ये। हाँ। और बाकी सब 22 नवंबर 22 को है। बाकी सारे एग्जाम जो हैं वो 22 नवंबर को होते हैं। आई थिंक मुझे जो याद है कि एनएसईपी सबसे पहले होता है, हाँ 8 से 8:30 से 10:30 का एग्जाम होता हाँ है। सर, एनएसईपी 8:30 से 10:30 और फिर उसके एनएसईसी 11:30 से 1:30 है। हाँ फिर एनएसईबी 2:30 से 4:30 है। और एनएसईजेएस जो है वो 2:30 से 4:30। 11:30 to 1:30 ना सर एनएसईसी, एनएस हाँ 11:30 से 1:30। और फिर 2:30 बजे से 4:30 तक एनएसईबी है। और यही टाइम इसका भी होगा, और एनएसईजेएस का टाइम भी वही है, 2:30 से 4:30 ये टाइम रहता है। और एनएसईए एक दिन पहले है 2:30 से 4:30। हाँ एनएसईए सैटरडे को होगा 2:30 से 4:30, ये आपके पास टाइमिंग रहती है। तो सबसे पहले आप फिजिक्स का एग्जाम दोगे 8:30 से 10:30, फिर आप केमिस्ट्री एग्जाम देते हैं, अगर आपने दोनों भरे हैं तो फिर आप केमिस्ट्री एग्जाम दोगे 11:30 से 1:30 बजे तक, और फिर आपका जूनियर साइंस और बायो का एग्जाम होता है, क्योंकि हम लोग पूरे दिन सॉल्यूशन बना रहे होते हैं हमारा तो सुबह शाम तक यही हो जाता है, तो 2:30 से 4:30 एग्जाम ही होता है, और इन सभी के इमीडिएट सॉल्यूशन आपको इसी चैनल पे मिल जाते हैं। नेक्स्ट स्टेज जो होगी दैट इज आईएनओ स्टेज। आईएनओ स्टेज जो होती है बेटा वो फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी में होती है। इस बार जैसे 1 फरवरी और 31 जनवरी को एग्जाम थे आईएनओ के, ये भी साथ में एग्जाम होते हैं, अलग अलग नहीं होते हैं। तो जब सारे होंगे तो एक साथ होंगे, बस एस्ट्रोनॉमी का एक पहले हो जाएगा, बाकी उसके बाद होंगे। उसके बाद आपके कैंप होते हैं, तो ये कैंप मैंने इस बार 2026 में उनकी डेट्स आई थी, ये डेट्स फिक्स नहीं है, वेरिएबल होती हैं बेस्ड ऑन द बोर्ड की डेट। जैसे बोर्ड की डेट आती है, जे एडवांस की डेट आती है, उसी तरीके से ये डेट भी फाइनलाइज होती है, कि ताकि कहीं पर कोई ज्यादा क्लैशिंग ना आ रही हो। तो बेस्ड ऑन दैट इस बार ये डेट थी। जनरली सारे अप्रैल और मई में होते हैं, कई बार जून में भी शिफ्ट हुए हैं, लेकिन मैक्सिमम कैंप जो होते हैं वो अप्रैल मई में हो जाते हैं, और अप्रैल मई में ही आपकी इंडियन टीम का अनाउंसमेंट हो जाता है। तो ये तो आपकी टाइम रहती है। और इसके बाद आपका पढ़ाई कैसे करनी है, तो आई थिंक ये हम सबको बहुत क्लियर होता है कि पढ़ाई हम जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी शुरू करनी चाहिए। तो हम लोग तो एनएससी के बैचेस, अगर आपने अभी तक पढ़ाई नहीं शुरू करी है तो आप इमीडिएटली शुरू कर दीजिए, क्योंकि अब टाइम बहुत कम बचा है, राइट। जनरली हम मेरी एडवाइस यही होती है कि आप अगर नेक्स्ट ईयर एनएसई की तैयारी करना चाह रहे हैं तो एटलीस्ट आप जनवरी के महीने में पढ़ाई शुरू कर दें, उससे 8-9 महीने पहले पढ़ाई आपको शुरू कर देनी चाहिए उस ओरिएंटेशन में पर्टिकुलरली। ये बहुत जरूरी रहता है, हमारे बैचेस भी उसी के अराउंड आते हैं। लेकिन अगर आप अभी नहीं किए हैं, आपका टारगेट इस साल का नहीं अगले साल का टारगेट लेके चल रहे हैं, तो आप अभी अपनी पढ़ाई शुरू कर सकते हैं हमारे 11th और 12th बैचेस के साथ भी। बहुत जरूरी रहता है, क्योंकि एग्जाम सेकंड स्टेज के एग्जाम में बहुत बड़ा गैप नहीं होता है, दिसंबर और जनवरी 2 महीने का फर्क रहता है, 2 से 2.5 महीने का फर्क होता है। तो क्योंकि सेकंड स्टेज की तैयारी भी बहुत डिफिकल्ट होती है, तो टाइम मिल जाएगा। जितना टाइम आप यहाँ पे बड़ा रखोगे फर्स्ट स्टेज की तैयारी में, उतना इस टाइम का यूटिलाइजेशन बेटर हो पाएगा, क्योंकि आप कोई टॉपिक छोड़ोगे नहीं। और फिर उसके बाद आपका ओसीएससी कैंप की तैयारी हम लोग कराते हैं, जब फेब में एग्जाम देके आते हैं और अप्रैल में आपका ओसीएससी में जाना होता है, तो 35 में से आप सेलेक्ट हो, इसके लिए हम आपको एक्सपेरिमेंट कराते हैं, आज के लिए आपको रिसर्च एप्टीट्यूड बिल्ड करते हैं, तो उसके लिए भी हम लोग बहुत कोशिश करते हैं। तो वो आपका फाइनल मंथ की स्ट्रेटजीज रहती हैं। तो दीज आर द थिंग्स। अगर आप देखना चाहो तो हमारे एनएससीपी चैम्प बैचेस हैं, एनएससीपी 1 ईयर के बैचेस हैं। अगर आप फ्री देखना चाहें तो एनएससी वर्कशॉप हमारी फ्री है अभी, और एनएससीपी का चैम्प बैचेस के साथ साथ हमारे एनएससीपी 11th, अगर आप 2 ईयर के साथ जाना चाहते हैं तो आपको इसी प्लेटफॉर्म के अंदर और फर्दर बैचेस भी मिल जाएंगे देखने को, लाइक एज 1 ईयर प्रोग्राम दैट इज एनएससीपी 1 ईयर, एनएससीपी 11th एंड एनएससीपी 12th। ये बैचेस आपको एनएससीपी ग्राउंड मिल जाएंगे, मतलब 4 बैचेस हैं। चैम्प बैच अभी सबसे रिसेंट स्टार्ट हुआ बैच है, जो 28 अप्रैल से शुरू हुआ है। इसमें बहुत ज्यादा सिलेबस अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। एनएससीपी 1 ईयर आई थिंक सर मार्च में स्टार्ट हुआ था, हाँ। है ना सर, मार्च का बैच है। आप बहुत इजीली प्रवीण सर ही उसको पढ़ा रहे हैं। और अगर मैं आपको बता भी देखिए, एनएससीपी 1 ईयर जो है वो 1 ईयर का बैच होता है, जिसमें 11th और 12th का जो सिलेबस है वो एक ही साल में हम करवाते हैं पूरा। Correct. और ये जो एनएससीपी 11th है और एनएससीपी 12th है, इसमें 11th का सिलेबस होता है और इसमें केवल 12th का होता है। तो मतलब ये 2 ईयर को, जैसे आपको लगता है कि मैं फिजिक्स आराम से पढ़ना चाहता हूँ, धीरे धीरे पढ़ना चाहता हूँ, जल्दबाजी नहीं है, तो आप आराम से 2 साल में कोर्स कंप्लीट करिए, सो दैट आपकी तैयारी बहुत डीप लेवल पर हो पाएगी। तो आपके पास सारे ऑप्शन है भाई।
आपको जो लेना है आप ले सकते हैं इस बैच में। और अगर आप फ्री देखना चाहें तो एनएससी की वर्कशॉप फ्री पड़ी हुई है। हम लोग ने बहुत सारे बेसिक से सेशंस कराए हुए हैं, तो आप फ्री बैच भी आप इनरोल कर सकते हैं अपनी पढ़ाई के लिए। देन वी हैव बैच फॉर द बायोलॉजी, दैट इज एनएससीबी चैंप, अगेन एनएससी वर्कशॉप। एनएससी वर्कशॉप के अंदर आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी इन तीनों के लेक्चर्स यहां पर आपको मिल रहे होंगे। आप इन तीनों के लेक्चर ले सकते हैं। एनएसईबी के अंदर भी सेम वही बैचेस हैं, एनएसईबी 11th, एनएसईबी 12th। तो अगर आप 2 साल में प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप इन बैचेस को भी ले सकते हैं, एनएसईबी 11th एंड एनएसईबी 12th। इन द वेरी सिमिलर वे हमारे पास केमिस्ट्री में भी एनएससीसी चैंप है। इन द वेरी सिमिलर वे यहां पर भी 11th और 12th के बैचेस अलग से हैं। अगर आप चाहें तो आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। फॉर द फ्री प्रिपरेशन आप एनएससी वर्कशॉप को ले सकते हैं ऐप पर जाके। और अगर आप अपडेट्स चाहते हैं, सारी चीजें चाहते हैं, तो दीज आर द स्कैनर्स। सर आप इधर आ जाओ ताकि बच्चे अगर कोई स्क्रीन पे स्कैन करना चाहेंगे तो कर लेंगे। ये स्कैनर्स हैं। ओलंपियाड का इंस्टाग्राम है, आई थिंक ये टेलीग्राम है, और दिस इज व्हाट्सएप। तो आप इनके थ्रू हमारे चैनल्स के साथ जुड़ सकते हैं टू गेट द ऑल अपडेट्स अबाउट द ओलंपियाड्स। तो आपको वो यहाँ पर मिल जाएगी, ठीक है। सो दैट इज ग्रेट, थैंक यू। अगर फर्दर आपके मन में कोई क्वेरी रह गई है एनएसई को लेके तो आप प्लीज ड्रॉप योर थिंग्स। अगर आप किसी ओलंपियाड को बहुत प्रॉपर्ली देखना चाहते हैं कि एनएसईपी कैसे करना है, एनएसईसी कैसे करना है, तो उसके इंडिविजुअल वीडियो भी हमारे इसी चैनल पे पड़े हुए हैं। आप सर्च कर लीजिए, आपको उनकी इंडिविजुअल की कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, क्या पैटर्न रहता है, कैसे तैयारी करें, कितना एमआई स्कोर जाता है, कितना एमएस स्कोर जाता है, क्या टारगेट लेके चलना है। अगर आप इन डेप्थ पर्टिकुलर ओलंपियाड के बारे में पढ़ना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर वीडियोस में देख सकते हैं, ठीक है। आई थिंक सर दैट इज ऑल। यस सर, बिल्कुल मुझे लगता है। तो मेरे हिसाब से इस वीडियो से आपको जो भी आपके डाउट्स हैं एनएससी एग्जाम्स को लेकर के वो सारे क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर आपका कोई डाउट रह जाता तो आप कमेंट में डाल सकते हैं। जैसे हम उसको देखेंगे हम ट्राई करेंगे उसको रिवर्ट करने का एज सुन एज पॉसिबल। ओके बच्चों, थैंक यू, बाय। बाय।